हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के हर मंडे के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके घर की रसोई, आपके घर की चीजें, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, खास तौर से जहां पर आपको खरीदारी करनी पड़ती है, जो सेवाएं हैं कई किस्म की, उसका उपयोग करना पड़ता है और आपकी पॉकेट के ऊपर कैसी चोट पड़ती है, उसके ऊपर ये सारी की सारी एक तरह से वीकली स्टोरीज लेकर आता है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें घटती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तुरंत घटती हैं उसी दिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आपके सामने लाइव पेश कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें विचलित भी करती हैं, परेशान भी करती हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं अर्थशास्त्री मित्र हमारे नयन पारिक भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दिनेश जी। आज हमारा ये 45th एपिसोड है। 45 अरे वाह। एपिसोड जो 44 पूरे कर चुके हैं, ये हमारा 45वां एपिसोड है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि करीब करीब और 7 एपिसोड के बाद हमारा 1 वर्ष पूरा होगा। 52 हमारे एपिसोड्स होंगे, जो हमें लगता है कि बीच बीच में कई बार मुश्किलात भी आए हैं, मुझे भी आई हैं, नयन भाई को भी आई हैं, लेकिन हमने रोजी रोटी का सिलसिला ज्यादा करके जारी ही रखा है, आप तक पहुंचने का ज्यादा ब्रेक आने नहीं दिया है। और खैर, उन लोगों की एनर्जी जो है हमारे रोजी रोटी देखने वालों की, मेरे ख्याल से वो हम दोनों को प्रोत्साहित करती है ये करने के लिए। वरना क्या हम लोग थोड़ा सा तबीयत इधर उधर हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मैं कहीं कर रहा हूँ, पर इन लोगों का प्यार है और मेरे ख्याल से रोजी रोटी देखने वालों की एनर्जी है और उनके रिस्पॉन्सेज है, जो हम लोगों को मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू करने पे और टाइम पे ये प्रोग्राम करने में, मेरे ख्याल से एक दो एक्सेप्शन हुए होंगे पूरे साल में, वरना हमने हर मंडे को ये प्रोग्राम लोगों तक पेश किया है। और उनके प्यार के लिए, उनके रिस्पॉन्सेज के लिए, उनकी एनर्जी के लिए धन्यवाद। और एक साल के बाद आपने जैसे कहा कोई स्पेशल प्रोग्राम करेंगे टू मार्क कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। जी, बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पर आज बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। रुपया एकदम से टूटकर अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर चला गया है। ऑलमोस्ट 7750 के आसपास हॉवर करना शुरू किया है। 7444 तो 7744 मैंने लास्ट देखा था। इसके अलावा रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट हाइक किया गया है। एलआईसी का आईपीओ, ऐसे उम्मीद थी कि अभी क्योंकि 3.5% ही आया है टोटल मिला के, तो ओवर सब्सक्राइब हुआ है एंकर इन्वेस्टर्स की वजह से। और अदरवाइज आल्सो क्रिप्टो को एक तरह से शायद बाय बाय करने का इरादा कर लिया है भारत सरकार ने, और वो इतने ज्यादा टैक्सेस लगा देना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि वो भारत में व्यापार ना करें। ये सीधा एक मैसेज है, व्यापार करोगे तो सारा पैसा हमें दे दो, आप लॉस में जाते हो तो उसके हम हिस्सेदार नहीं है, अगर आपको प्रॉफिट आता है तो उसके हम हिस्सेदार है। ये कहने का मतलब, बेचो या खरीदो, हर जगह हमें पैसे दे दो। मकसद ये है कि गो आउट ऑफ इंडिया, डू नॉट ऑपरेट इन इंडिया, वी डोंट लाइक यू, अदरवाइज वी आर गोइंग टू चार्ज यू एक्सॉर्बिटेंटली। और साथ में कुछ और चीजें हैं। एलपीजी सिलेंडर के रेट भी बढ़े हैं, और दोनों के बड़े हैं। जो कमर्शियल के 100 रुपए, 102 रुपए, और दूसरे नॉर्मल जो घर में यूज होते हैं 50 रुपए, तो 1000 से ऊपर का सिलेंडर हो गया है। नैन भाई, महंगाई की मार चारों तरफ से पड़ रही है, और सरकार की ओर से राहत तो छोड़िए, कुछ भी सामने नजर आता नहीं है। सबसे पहले तो आरबीआई ने जो अपना खास तौर से 40 बेसिस पॉइंट का जो रेपो रेट बढ़ाया है, जहां पर अ, थोड़ी सी राहत जिनके अकाउंट्स हैं उनको तो मिलेगी। सेविंग्स रेट में अभी तक मुझे लगता है कि बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट नहीं हुए बैंक्स के द्वारा, अभी तक नहीं हुए हैं। हाँ, कुछ उन्होंने एफडी के रेट में कुछ एक दो बैंकों ने थोड़ा सा रिवाइज किया है, मामूली सा वो भी है। पर जो लोन्स हैं उसके ऊपर एकदम से शायद एचडीएफसी ने 2 बार रिवाइज किए अपने रेट एक हफ्ते के अंदर, जो होम लोन रेट्स वगैरह हैं। तो ये रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट है। इसके ऊपर आपकी टिप्पणी नैन भाई। एक तो ये कि ये होने का तो मामला था, और जब एमपीसी की मीटिंग हुई थी तभी भी ये होने की पूरी संभावना थी। नहीं हुआ, एकदम सडनली हुआ, तो जो उसका समय है वो सरप्राइजिंग है। पर होना तो हम लोगों ने अपने रोजी रोटी के कार्यक्रम में भी बात की थी कि जैसे अब महंगाई बढ़ रही है, कोई ना कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। रिजर्व बैंक जी। ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि अब गवर्नर ने कहा था कि उनके लिए महंगाई है वो एक प्रायोरिटी 1 हो गई है, और विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह सब महंगाई को टैकल करने के बाद।
तो इसीलिए एक वो जो क्लियर प्रायोरिटी उन्होंने और मेरे ख्याल से हमने एक रोजी रोटी कार्यक्रम में वो आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट था उसका भी जिक्र किया था। तो ये सब जो था वो एक पूर्व भूमिका थी, एक बैकग्राउंड था, और उसके बाद ये बढ़ाने की जो बात करी है, और अभी उससे जो वो सीआरआर का रेशियो भी उन्होंने ट्वीट किया है, उसके कारण करीब 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो भी सिस्टम से कहीं निकल जाएंगे। तो ये सब जो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स वाली जो बात थी, उसमें एटलीस्ट ऑन मॉनेटरी सप्लाई साइड एक ऐसी बात की है जिससे कि इन्फ्लेशन पे थोड़ी सी राहत होने की पूरी संभावना है। और हमारे जो रोजी रोटी देखने वाले हैं उनके लिए ये एक खुशी और गम दोनों वाली चीज है। एक तो ये कि आपके जो फिक्स डिपॉजिट है या आपके जो सेविंग्स बैंक है, जैसे आपने कहा, जो ब्याज आपको मिल रहा है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, पर यदि आपके घर के लोन कोई बाकी है और यदि आपके लोन कहीं चल रहे हैं और वो लोन पे यदि इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा, या आप कहीं लोन लेने की सोच रहे हैं क्योंकि आपने कोई घर नक्की कर लिया है, तो आपको जो एक एक्स्ट्रा ब्याज जो है उसका मार लगेगा। और इन्फ्लेशन के बारे में ये भी देखें कि इनफैक्ट अगले साल में आईएमएफ के जो आज आंकड़े आए हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूके को ऑलमोस्ट हमारे आसपास रखा है। यूनाइटेड स्टेट्स के तो इन्फ्लेशन रेट को हमारे से भी 1% ज्यादा 7% क्रॉस करके उनका प्रोजेक्शन है आईएमएफ का कि ऐसे महंगाई की चपत अमेरिका में भी लगेगी। पर समझने वाली बात यह है कि अमेरिका, यूके वगैरह जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहाँ लोग एक लेवल से ऊपर की आय पाते हैं। हमारे यहाँ जो 50% लोग जो 5,000 6,000 रुपया महीने का कमाते हैं, उनके लिए महंगाई, और आज का मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और एक दो और मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें हर एक में था कि जो हमारे कुछ एक दर्शक है या और हमारे जो भाई बहन है, उन सबको अपने खाने पीने की चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने की बात आ गई है। मैंने आज कहीं पढ़ा कि भाई दाल जो है वो कुछ एक फैमिलीज में अब ऑल्टरनेट डे बनती है, हर रोज दाल नहीं हो पाती है। और दूध में वो बोल रहे हैं कि हम लोग पानी मिला के दे देते हैं बच्चों को क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये जो है ऐसी घटनाएं हम सबको थोड़ी सी परेशान करती है, व्यथित करती है। हम सबको जब किसी एक को चोट लगती है तो हम सबको कहीं यहाँ थोड़ी सी चोट लगती है। और ये मेरे ख्याल से एक ऐसी महंगाई का पहलू है जो सिर्फ आंकड़ा या डिस्कशन के आगे जाके हमारे कुछ एक भाइयों की जिंदगियों को बिल्कुल ही तहस नहस कर देता है। उनके खाने पीने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एलपीजी सिलेंडर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उस सब पे जब आदमी को चोट लगती है तो मेरे ख्याल से वो रोटी और रोजी दोनों को असर करती है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। और एफपीआई तो स्टॉक एक्सचेंज छोड़ के जा ही रहे थे, बल्कि एक स्वामीनाथन अय्यर का भी एक आर्टिकल जो पिछले हफ्ते आया था, उन्होंने संडे आर्टिकल में लिखा था ईटी के अंदर, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, कि मैंने पहले ही कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा क्रैश आएगा और वो क्रैश लोगों का जो हिंदुस्तानी है उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देगा कि हम यहाँ आकर पैसा कमा सकते थे। और वो क्रैश अभी तक आया नहीं है, वो आएगा जरूर। अब होता ये है कि जैसे आपने एक शब्द यूज किया कि टू मच मनी इज दरअसल चेजिंग टू फ्यू थिंग्स, वही हाल स्टॉक एक्सचेंज का भी लग रहा है कि जहां पर बहुत सारा पैसा है और किसी एक चीज के पीछे वो जा रहे हैं और उसको किसी भी कीमत पर खरीद लेना चाहते हैं। लेकिन फिर ये मिराज है, मृग मरीचिका है, जहां पर कहीं ना कहीं झटका लग सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लोगों के वेजेस तो नहीं बढ़े हैं, सिर्फ इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है। और लोगों की पॉकेट में देखा जाए तो पैसा ना होने के कारण, जो पिछले हफ्ते भी हमने एक बात की थी, लगभग एफएमसीजी गुड्स के अंदर 3.40% की कमी आई है वॉल्यूम के अंदर एक वर्ष में। ये इस बात का संकेत है कि अगर 3.5% वॉल्यूम कम हुआ है पिछले साल, जबकि हालात इतने बुरे नहीं थे, अब तो और बुरे हो रहे हैं इन्फ्लेशन से इस साल तो, और मार्च के बाद तो और बुरे हुए हैं, तो इसका इम्पैक्ट इस साल और ज्यादा आएगा। और जो पैकेट्स जो बेचे जा रहे हैं मार्केट के अंदर, उनका लगातार वॉल्यूम कम होता जा रहा है। 100 ग्राम वाला पहले 90 ग्राम होता है, फिर 80 ग्राम, अब 70 ग्राम, फिर 60 ग्राम। कीमत मेंटेन करने के चक्कर में कंपनियां उसको लगातार उसके वॉल्यूम को घटाती जा रही हैं। और हमें लग रहा है कि 5 रुपए का माल 5 रुपए मिल रहा है, लेकिन आप वजन में देखेंगे तो आपको 100 ग्राम की जगह सिर्फ अब 70 ग्राम ही मिल रहा है। और एक एक साल के अंदर 6-6 बार अगर एफएमसीजी गुड्स की वृद्धि होगी तो फिर हमारी जेब में से 6 बार तो वेजेस इंक्रीज नहीं होते ना हमारे, तो देखा जाए तो। खैर,
निर्मला सीतारामन को लगता होगा कि भारत में महंगाई नहीं है, पर हमें लगता है निर्मला जी की महंगाई है, और हमारी क्या कहते हैं ना, महंगाई डायन खाए जात है। खैर, रुपया बहुत टूट गया है नयन भाई, आज करीब करीब 77-44 भी क्रॉस कर गया। ये इकोनॉमी के अंदर कमजोरी के संकेत भी हैं, और कहीं ना कहीं फेड के रेट जो बढ़े हैं उसका भी एक संकेत है। और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक परिस्थितियां जो हैं, उनके अंदर जो वीकनेस आ रही है, उसका एक सीन भारत के अंदर भी अब देखने को मिल रहा है। रूपी कभी भी इतना आज तक नहीं टूटा था। इट्स ए न्यू टाइप ऑफ क्रैश नाउ। बहुत बड़ा क्रैश है ये, और ये मुझे लगता है कि जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो लोन लेते हैं, शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं। हर बार कहा जाता है कि रूपी टूटेगा तो एक्सपोर्ट को फायदा होगा, लेकिन ये एक मिथ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नैन भाई, आपने सही कहा कि एक तो बड़ी गिरावट है, और अब तक क्या था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मन में कहीं था कि भाई 74, 75, 76 के आसपास जब रुपी का रेट होता है, तब वो जाके इंटरवीन करके देख लेते थे कि भाई 76 के ऊपर ना जाए, और 74 के नीचे गया तो फिर वो लोग कोई ना कोई तरीके से अपना मैनूवरिंग करके वो ध्यान रखते थे कि 74 और 76 का जो एक एक्सेप्टेबल बैंड उनके मन में था रुपये के रेट का, वो कहीं रहे। वो मेरे ख्याल से पिछले थोड़े पीरियड से उन्होंने वो अपनी मंशा बदली है, ऐसा लग रहा है। और खैर फॉरेन एक्सचेंज का जो हमारा रिजर्व्स है वो भी एक धीरे 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 कम होना शुरू हुआ है, तो उनके 40 पास जो बिलियन डॉलर का ड्रॉप है बस कुछ दिनों में। 640 हाँ, से ड्रॉप होकर 600 से नीचे आ गए हैं। इट्स ए ह्यूज बिल्कुल ड्रॉप एक्चुअली। बिल्कुल, वो आपने जैसे कहा 5-7%, 10% का ड्रॉप जो है नजर आ रहा है, वो उसके कारण मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मनस्थिति थी कि हम लोगों को ये डॉलर का हमारा जो रिजर्व का जो भंडोल है, उसके द्वारा हम लोग ये जो अपना डॉलर का रेट मेंटेन करेंगे रुपये का, वो मेरे ख्याल से अब एक तो हमारा एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है, और उसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे ख्याल से अपना जो मन था वो बना लिया कि अब रुपी को फ्री फ्लोट होके जो है वो करने देंगे, और शायद इसको जो इंटरवेंशन वाली पॉलिसी थी उनकी, वो उसमें मुझे कहीं कमी नजर आ रही है, और उसके कारण जो रुपी एक थोड़ा सा फ्री फॉल सी सिचुएशन में है कि अब डिमांड और सप्लाई को नक्की करने दो कि रुपी कहाँ रहे। और आपने कहा फॉरेन एक्सचेंज में इंटरनेशनल जो पोजीशन है वो भी थोड़ी सी अभी भी यूएसएसआर और यूक्रेन, मतलब रशिया और यूक्रेन की पोजीशन वो की वो है। सामने हमारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, वो एक रोजी रोटी देखने वाले हमारे दर्शक को बता दूं कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो यदि हमारा सिर्फ एक्सपोर्ट ज़्यादा होता और इंपोर्ट कम होता तो इसका हम लोगों को फायदा होता, पर क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, हम लोग हर डॉलर का जो इंपोर्ट करेंगे, और स्पेशली क्रूड का जब इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए अब हमको ज़्यादा रुपए चाहिएंगे, और इसके लिए उसकी महंगाई जो है वो भी जो भी हमारा इंपोर्ट रिलेटेड कॉमोडिटीज़ है, इंपोर्ट रिलेटेड आइटम्स है हमारी, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी इंपोर्ट पे निर्भर है कि जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं एपीआई, और उसके बाद जो एडिबल बनाते हैं एडिबल ऑयल है, गोल्ड है, एडिबल हर ऑयल है। हर चीज बिल्कुल इंपोर्टेड है देखा जाए तो। सही बात, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा है, और उसके कारण मेरे ख्याल से हम लोग जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उसमें भी ये जो रुपये का नीचे बैठना है वो हम लोगों पे एक विपरीत असर डालेगा। जी, और इसको हम लोगों को, जैसे आपने कहा, एक लिमिटेड बेनिफिट हो सकता है जो एक्सपोर्टर है उसके लिए, पर एज अ कंट्री जब हम बात करते हैं, देश को इससे ओनली नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो इतना ज़्यादा है, क्रूड है वो इतना हमारा फ्यूल क्रूड पे इतना निर्भर है कि उससे मेरे ख्याल से हमारी नेट नेट सिचुएशन में थोड़ी सी तकलीफ ही आएगी, ऐसे लग रहा है। बिल्कुल। और जब भी भारत चीज़ों को इंपोर्ट करता है, चाहे एडिबल ऑयल हो, क्रूड ऑयल हो, सोना हो, या रफ डायमंड्स हो, या बाकी केमिकल्स हो, एपीआई ड्रग्स बनाने के जो रॉ मटेरियल्स हैं, और दुनिया जहान की चीज़ें, और मोबाइल्स भी बहुत बड़ी संख्या में, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ तो बाहर से ही आती है। तो वो उनका तो वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन कीमत बढ़ जाएगी। अब 100 रुपए की जगह वो 105 रुपए का अगर हुआ, तो सरकार की कस्टम्स ड्यूटी बढ़ जाती है उसके ऊपर, क्योंकि वॉल्यूम वही है, कीमत बढ़ गई है। फिर उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है, जो बाद में जीएसटी लगता है, वो भी बढ़ जाता है। तो कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता है उसका सारा का सारा। और जब हमारी पॉकेट में आता है,
तो फिर वो तो हमारी जेब से सब निकाल के ले जाते हैं। खैर कोई बात नहीं। अगला मुद्दा था एलआईसी का आईपीओ। सरकार की उम्मीदों के अनुसार काफ़ी भर गया, लेकिन आज के पेपर में एक और न्यूज़ भी थी कि शायद इतना पैसा सक आउट कर लिया गया है, ऊपर से आरबीआई 85-86 हज़ार करोड़ जो है लिक्विडिटी सक कर लेगा सीआरआर रेशो बढ़ाने के बाद, और एलआईसी ने भी काफ़ी पैसा निकाल लिया है, तो बाकी जो इश्यूज़ आएँगे उनके लिए कुछ बचेगा नहीं मार्केट में। तो ये परिस्थितियाँ अजीब-सी हो गई हैं देखा जाए तो, कि सारा का सारा चीज़ें एक जगह जा रही हैं। नयन भाई, एलआईसी तो हो गया, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा-सा लगता है कि थोड़ी चिंता की रेखाएँ आ रही हैं उनके चेहरों पर कि हमारे इश्यू का क्या होगा? जब सलमान खान की फ़िल्म रिलीज़ होती है सुपरस्टार की, तो मेरे ख़्याल से बाकी की फ़िल्में अपनी रिलीज़ जो है वो थोड़ी-सी इधर-उधर कर देती है कि भई ईद में एक सुपरस्टार की फ़िल्म आ रही है सलमान खान की, तो जी, हम लोग अभी 1 महीना ना रिलीज़ करें या एटलीस्ट इस फ्राइडे को चुका दें या 2 एक फ्राइडे तक, 3 फ्राइडे तक ये जी, सब कलेक्शन ले लेगा। तो ऐसे ही कहीं एलआईसी हमारा जो है वो लार्जेस्ट आईपीओ था और अब करके 21,000 करोड़ रुपए के आसपास का कहीं अमाउंट वो इकोनॉमी से सक कर लेगा। आपने 80,000 और आरबीआई का बोला तो 1 लाख करोड़ रुपए कहीं न कहीं सक होने की पूरी उम्मीद है, पूरा डर है इन अ वे कि भई ये हो जाएगा। और ठीक बात ये है कि भई ये हो गया और मेरे ख्याल से 2 गुना कहीं ओवर सब्सक्राइब कल 1.78 था। आज जी। मिला के कहीं लास्ट डे पे मेरे ख्याल से इट वुड बी अबाउट 2 टाइम्स अनलेस इट इज़ मोर। आज के आंकड़े आ जाएँगे तो पता लग जाएगा कि क्या है। पर कंफर्टेबली हर कैटेगरी में ये आईपीओ वो काइंड ऑफ पर सब्सक्राइब हो गया है। जो एक्सेस पैसा आया वो भी तो स्टक रहेगा ना अल्टीमेटली कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल। पर अब जो मॉडर्न चीज़ें हैं उससे मेरे ख़्याल से कहीं 2-3 दिन, 4 दिन में पैसा रिलीज़ हो जाता है। पर 2-3 दिन भी जो आपने कहा वो तो स्टक रहता है तब तक। पर पहले के टाइम पे क्या आईपीओ होते थे, तो वो आपका महीना, डेढ़ महीना तक पैसा जब तक रिफंड नहीं आए तब तक की बात रहती थी। उसमें एटलीस्ट एक सुधार है कि आपने यदि एक अप्लाई किया है, तो 3-4 दिन में डिपेंडिंग ऑन मेरे ख़्याल से कहाँ कोई रूरल एरिया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 हफ़्ते में पैसा आ जाता है। पर वो आपने सही कहा कि भई एक्चुअली तो वो 40,000 करोड़ थोड़ी देर के लिए चले जाएँगे मार्केट में से और फिर 20-21 हज़ार करोड़ के आसपास आएगा तब जाके वो लिक्विडिटी वापस आएगी। तो अच्छी बात ये है कि भई ये ठीक हो गया। दूसरा आपने कहा कि भई इस लिक्विडिटी सक होने के कारण जो आईपीओ अभी सोच रहे थे मई एंड में या कहीं लाने की मई में, उन लोगों को सोचना पड़ेगा और वो सब कंपनी सोचेगी कि भई मई में नहीं करना है, अब जून में जाके करते हैं ताकि थोड़े से लोगों के जो भी एक तो 20,000 करोड़ वापस आ जाए जिन्होंने एक्सेस सब्सक्राइब किया है वो और बाकी थोड़ी और एडिशनल लिक्विडिटी हो लोगों के पास तब जाके करें क्योंकि अभी जो लिक्विडिटी थी वो तो सब चली गई। तो इसीलिए जो आईपीओ अब आने वाले हैं और आईपीओ का एक हमारे यहाँ पिछले 1 आध साल में थोड़ा-सा माहौल बहुत ही जम के रहा कि कितने सारे आईपीओ आ गए, कितनी प्रकार की कंपनियों के आ गए और सरकार का भी ये आईपीओ वैसे तो आप देखा जाए तो 50,000 करोड़ के ऊपर कहीं 70,000, 60,000, 80,000 करोड़ की बात थी। उसमें से कहीं उन्होंने भी 20,000 करोड़ के ही इश्यू की बात की है। वैल्यूएशन जो था वो भी कहीं जो 12 लाख करोड़ का था उसके आस से घटा के करीब आधा 6 लाख करोड़ पे ऑफर किया। तो सरकार ने भी ये एक परिस्थिति को देखा था, संभला था और उसके कारण उन्होंने जो एक रिवाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म में आईपीओ एलआईसी का करा, वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है। बाकी के जो आईपीओ आएँगे अब, वो या कितने आएँगे और कैसे आएँगे और क्या फेयर करेंगे, वो एक देखना रहा और एलआईसी का अब जब लिस्टिंग होगा, तब क्या सिचुएशन होती है, उस पे भी मार्केट का माहौल कैसे आगे का हम लोगों को रुख पता लगेगा क्योंकि यदि ये कहीं उसके जो इश्यू प्राइस के आस-पास ही लिस्ट हुआ, तो लोगों का थोड़ा-सा मॉरल डाउन होगा और उससे कभी कम हो गया यदि मार्केट गिरा फर्दर तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी और लोगों का विश्वास जो है वो थोड़ा-थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट वो प्राइस जो है उसका लिस्टिंग है, वो थोड़ा रोबस्ट रहे, अच्छा रहे, तो लोगों का विश्वास बना रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल नयन भाई आपने सही कहा। और आखिरी आइटम, लगता है सरकार ने क्रिप्टो को तो अब बाहर करने का हिंदुस्तान से मन कर लिया है। कहते हैं कि जीएसटी पीक रेट पे लगाएँगे और हो सकता है उसके ऊपर कोई सेस वगैरह भी लगा दें, ये भी सुनने में आया है। यानी कि sin टैक्स के रेट में ले जाने के चक्कर में 28% पे, यानी कि अगर इनकम होती है तो उस पे तो टैक्स ले लेंगे और अगर आप उसमें नुकसान खाते हैं तो नुकसान आपका है, फ़ायदा हो तो हमारा है। सरकार ने लगता है कि अब सोच लिया है कि अब यही एक तरीका रह गया है कि उनको डेटर करने का कि भई वो देश छोड़कर चले जाएँ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है।
इस पर आपकी, हालांकि क्रिप्टो में हमने काफी एपिसोड्स भी किए हैं, काफी टिप्पणियां पहले भी ली हैं, लेकिन ये सरकार लगता है कि अब मन बना चुकी है कि वी डोंट नीड यू, प्लीज गो आउट ऑफ दिस कंट्री। नयन भाई। मुझे ये लग रहा था दिनेश भाई, और मैं तो खुद क्रिप्टो में इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यदि ये करना ही था तो ऐसे इनडायरेक्ट वे से क्यों करने की जरूरत थी। देयर आर सो मेनी कंट्रीज कि जिन्होंने कहा है कि भाई ये हमारे यहाँ लीगल नहीं है, तो हम लोग भी अभी लीगल या नहीं लीगल उसके बारे में तो हम लोगों ने मैटर सेटल किया ही नहीं है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारे टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि जस्ट बिकॉज वी आर टैक्सिंग इट, प्लीज डोंट अज्यूम दैट इट इज लीगल। ये लीगल है कि नहीं वो तो बात ही अलग है, पर आप क्योंकि काम कर रहे हैं हम लोग आप पे टैक्स करने जा रहे हैं। तो अब टैक्स ही ऐसा हो गया कि वो लीगल भी कहें तो शायद कितने हमारे जो क्रिप्टो के स्टॉक एक्सचेंजेस है वो मेरे ख्याल से दे वुड शिफ्ट द बेस आउटसाइड। अब देखिए क्रिप्टो में कुछ तो कर चुके हैं, कुछ तो कर चुके हैं। काफी लोग तो दुबई चले गए हैं, यूएई में चले गए हैं। पर मेरा कहना है देखिए क्रिप्टो है वो एक फैक्ट्री की तरह नहीं है कि यहाँ है और आप उसको कहीं बाहर वो निकलना भी चाहे तो दिक्कत होगी। दिस इज अ वर्चुअल करेंसी, तो इसको बाहर निकालने में और कष्ट ज्यादा होने वाला नहीं है लोगों को। और ये बिजनेस ऐसा है कि वो शिफ्ट होते हुए कोई देर नहीं लगती है। एक फैक्ट्री आपको निकाल के वहां बाहर ले जानी हो तो उसमें बहुत ही चीजें इन्वॉल्व होती है, क्रिप्टो में वो नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि यदि क्रिप्टो में सरकार का मन है कि क्रिप्टो हमको नहीं ही लाना है इंडिया में, और क्रिप्टो देश की इकोनॉमी के लिए या हमारे जो काला धन है उसके लिए या टेररिज्म फंडिंग के लिए हम इसको मुनासिब नहीं समझते हैं, तो सरकार बिल्कुल सही कर रही है। क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो का जो फुटप्रिंट है वो इससे बहुत कम हो जाएगा। पर देखने वाली बात है कि इंडिया के जो भी यंग इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में नहीं तो बाहर भी कर पाएंगे इन्वेस्ट, बिल्कुल उनको आप वर्चुअल है, रोक नहीं पाएंगे, उनको रोक नहीं आप पाएंगे रोक नहीं इसको। पाएंगे। ये तो तो हवा इसीलिए है, यदि हवा हवा रुकेगी नहीं है। तो यदि आपको आप रोक नहीं सकते उसको, तो फिर यहाँ रह के उनको काम करने दें और एक रीजनेबल टैक्स करें। और जो एक इट इज अ ट्रेंड ऑफ कमिंग थिंग्स, तो इसको रोकने का कितना संभव लग रहा है मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही डिबेटेबल चीज है कि आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो एटलीस्ट उसको यहाँ रह के, इंडिया में हमारे क्रिप्टो के सबसे ज्यादा इन्वेस्टर इंडिया में थे, अब तो कम होते जा रहे, पर उसकी सिचुएशन को एक एडवांटेज में भी कन्वर्ट किया जा सकता था। मेरे ख्याल से यंग लोग जो हमारे क्रिप्टो में और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करने में अपने आप को एक कहीं और लेवल पे ले जाते। मेरे ख्याल से एनएफटी वगैरह, मेटा वर्ल्ड है, ये सब मेटावर्स जो है वो सब फ्यूचर की चीजें हैं, और आपके बच्चे कल जाके इस चीज से बिल्कुल प्रभावित होंगे। और यदि इसका एडवांटेज हम उनको अभी से दें तो मेरे ख्याल से एक हम लोग पॉजिटिवली इसको ब्लॉकचेन करेंसी के साथ एक डील कर सकते थे और उसको एक हम पॉजिटिव तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे भी ले जा सकते थे। बिल्कुल आपने सही कहा। तो आ, शायद कहीं ना कहीं कभी कभी फिर पॉलिटिकल निर्णय बदल भी जाते हैं बाद में जाकर, ऐसा नहीं है। जब चीजें कई बार हाथ से भी निकल जाती हैं या सोचते हैं कि हमारा फायदा था और हमने उनको बाहर निकाल दिया और दूसरों ने फायदा उठा लिया, और वो भी हमारे वहां भी काम करने वाले इन्वेस्टर फिर हिंदुस्तानी वहां पे होंगे, अपनी कंपनियां बनाएंगे और वहां पे इन्वेस्ट करेंगे और वहां फायदा कमा के फिर इंडिया में रीपैट्रिएट करेंगे उसको किसी और रूप में, जैसे भी करेंगे। तो क्या कहते हैं ना कि हमारी तो कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। तो वर्चुअल वर्ल्ड तो वही है, जहां से मर्जी आप ऑपरेट कीजिए। तो दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा और नयन भाई का करेंगे शुक्रिया अदा कि वो हमारे साथ आए इस मंडे को भी। और बहुत जल्दी फिर आप आपके सामने आएंगे अगले मंडे को नए मुद्दे लेकर, नए विषय लेकर, और जो नई परेशानियां हैं उनको लेकर कि आपकी जेब और कितनी कट गई है इस साल या इस महीने या इस हफ्ते, और जेब में कुछ पैसा आया है नहीं आया उसका भी ख्याल रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दीजिएगा विदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका नयन भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।